हेलो एवरीवन। बिहार तथ्य संग्रह में हम लोग आज बिहार का भूगोल कवर करेंगे। शुरू करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। लगभग 98 से 99% बिहार जो है कि बिहार में मैदान ही पाया जाता है। मात्र जो है कि दक्षिण बिहार के कुछ तटवर्ती जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं राज्य, वहाँ कुछ पठार देखने को मिलते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो बिहार में मैदान ही नजर आते हैं। यह गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है। बिहार जो है कि पूर्वी भारत में है और जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार को भौगोलिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। कौन कौन से देखते हैं? पर्वतीय क्षेत्र है, मैदान है, फिर पठार है। तो पर्वतीय क्षेत्र में आता है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी। आता है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी। उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो पहले सोमेश्वर श्रेणी है, फिर दून घाटी है, फिर रामनगर दून है। SDR आप लोग इस क्रम में याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण पहले सोमेश्वर श्रेणी, फिर दून घाटी, फिर रामनगर दून। मैदान में हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान पढ़ेंगे। पठार में धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान पढ़ेंगे। ये मैपिंग है, इसमें देखते हैं। सबसे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी है, फिर दून घाटी है, फिर रामनगर दून है। घाघरा नदी बह रही है अब सबसे पश्चिम में, फिर है उसके बाद गंडक नदी और इन दोनों के मध्य जो है वो घाघरा और गंडक का दोआब। फिर है कोसी नदी और गंडक और कोसी के बीच है गंडक कोसी दोआब। फिर है कोसी महानंदा दोआब, फिर गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। आगे हम लोग इसे विस्तृत से पढ़ेंगे। और यह है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं। पर्वतीय या तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। ये जो भाग है वो है शिवालिक का ही भाग है, पर्वतीय क्षेत्र। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है 932 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल याद रखिएगा, कितना क्षेत्रफल है? 932 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। जिला कौन सा पड़ता है? पश्चिमी चंपारण पड़ता है। और इसको 3 भूभागों में जो है कि बांटा गया है। सोमेश्वर श्रेणी, यह श्रेणी भारत और नेपाल, सोमेश्वर श्रेणी किनकी मध्य है? यह भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहाँ त्रिवेणी नहर शुरू होता है। तो जहाँ त्रिवेणी नहर शुरू होता है वहां से शुरू होता है और भिकना ठोड़ी दर्रे के पास समाप्त हो जाता है। तो ये जो सोमेश्वर दर्रा है, सोमेश्वर श्रेणी है, ये त्रिवेणी नहर से शुरू होकर भिकना थोड़ी दर्रे के पास समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण जो है कि तृतीय काल में होता है। पीरियड इनका याद रखिएगा, थर्ड है, तृतीय काल में शुरू होता है। ये पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी, इसकी जो है कि ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर पहाड़ी, और ये 874 मीटर ऊंची है। हाइट याद रखिएगा, 874 मीटर। फिर है रामनगर दून। रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर, तो जिला याद रखिएगा बेतिया पड़ता है और गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214, रामनगर दून जो है 214 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि फैला हुआ है। इसे दक्षिण श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। 32 किलोमीटर लंबी है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है रामनगर दून। इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी जो है वो है संतपुर, और ये कितना है? 242 मीटर के निकट है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरहा नदी घाटी जो है कि ये रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आप लोग रामनगर दून की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? वो है संतपुर, नाम याद रखिएगा, संतपुर। और इनकी ऊंचाई कितनी है? 242 मीटर। और जो है कि सोमेश्वर श्रेणी है, इनकी सबसे ऊंची चोटी की
सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर ऊंची है। फिर दून घाटी जो है कि यह सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबी है। दून घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? 21 किलोमीटर जो है कि लंबी है और 214 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। तो ये जो एक 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 21 किलोमीटर लंबा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मैदान। बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% मैदान है। कितना प्रतिशत मैदान है? 96%। ये डाटा है, इसे याद रखिएगा। 96% जो है कि मैदान है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान जो है कि गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा, गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो यहाँ जो नदियां बहती है, कुछ नदियां ऐसे उत्तर से दक्षिण सीधे आके बहती है और जो है कि कुछ नदियां जो है वो इस तरह से बहती है। तो ये जो है कि उत्तर, ये जो नदियां का बहने का दिशा होता है ना, ये जो होता है वो जो है कि मैदान के ढलान के अनुसार ही होता है। तो आप इनका देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इनका जो है कि बहने का मैदान का जो है कि ऊंचाई का स्तर है। मतलब उत्तर पश्चिम में ऊंचा है और दक्षिण पूर्व में नीचा है, जिसका नदियां भी इसी प्रवाह में बहती है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तर बिहार का यह मैदान दोआब, जहाँ 2 नदियां मिलती है के बीच की भूमि से विभाजित है। घाघरा, गंडक, दोआब, फिर गंडक, कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार में दोआब है। हम लोग मैप में भी देखे थे। फिर दक्षिणी गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण का पहाड़ क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान स्थित है। उत्तरी गंगा की तुलना में इसका आकार जो है कि छोटा है। दक्षिणी गंगा का मैदान जो है कि उत्तरी गंगा के मैदान की अपेक्षा में तुलना है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है। ये याद रखिए, इनका जो आकार है वो है त्रिकोणीय और इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में टाल क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाके और पश्चिम में सोन नदी से घिरा है। तो उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में टाल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन और फल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसको जो है कि 3 उपवर्गों में बांटा गया है। गंगा, सोन, दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। किसमें गंगा, सोन, दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। नेक्स्ट है पठार। बिहार की दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम चट्टानें, धारवाड़ और विंध्य। विंध्य जो है ये कैमूर और रोहतास में, विंध्य जो है कि ये वाला हिस्सा है जिसमें कैमूर, रोहतास आते हैं और धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये वाला हिस्सा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ कुछ पहाड़ी दिए गए हैं, जैसे दक्षिण बिहार की प्रमुख पहाड़ी है गया जी में ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, मंगला गौरी, गुड़प्पा पहाड़ी है। मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी, पीर पहाड़ी, काली पहाड़ी, सीताचरण पहाड़ी, मारूक पहाड़ी है। फिर कैमूर में कैमूर, रोहतास, अधौरा पहाड़ी। फिर राजगीर में है रत्नागिरी, विलुपगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी। तो राजगीर वाला याद रखिएगा।
राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्नमन क्षेत्र को चौड़ियामन कहा जाता है। तो चौड़ियामन क्षेत्र जो है कि उत्तरी गंगा मैदान में पाया जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहते हैं। दियारा प्रदेश जो है बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति है, और चौड़ियामन उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी गंगा के मैदान में। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मौन या चेहरे गोकुल झील के रूप में पाए जाते हैं। जब नदियां विसर्पित होकर अपना मार्ग जो है कि मोड़ लेती है, उसी को जो है कि गोकुल झील के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। टाल क्षेत्र जो कि दक्षिणी गंगा मैदान में है, ये याद रखिएगा। फिर उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उत्तरी गंगा के मैदान में ही अधिकतर बाढ़ आते हैं। फिर है धारवाड़, इनका जो है कि निर्माण प्री कैम्बियन में हुआ, और मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर ये जिले आते हैं इसमें। और विशेषता जो है कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है धारवाड़। फिर विंध्यन, ये भी प्री कैम्बियन में होते हैं, कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र है। दूसरा प्राचीन है, तो सबसे पहला प्राचीन कौन सा है? धारवाड़। धारवाड़ जो है कि सबसे पुराना प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर सीमेंट उद्योग, ये जो है कि विंध्य क्षेत्र के लिए सीमेंट उद्योग विंध्य क्षेत्र में होते हैं। फिर टर्सरी हिमालय, प्लीस्टोसीन, ये पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण जिला आते हैं इसमें। और सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र सबसे नवीन है सोमेश्वर, सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है धारवाड़। फिर क्वार्टरंडी मैदान, ये प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन में आते हैं, गंगा का मैदान। और बिहार का अधिकांश भाग मैदानी ही है, लगभग 96%। फिर बिहार की जलवायु है, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु जो है विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, फिर बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्च मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवा इत्यादि, ये सब जो है कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर कुछ जलवायु विविधता हैं जो है कि बिहार को अलग अलग जलवायु क्षेत्र में बांटते हैं। तो इसमें कुपेन है, ये उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांटे हैं। इसमें उत्तरी बिहार CWG और दक्षिणी बिहार AW में बांटे हैं। फिर त्रिवार्थ, ये उत्तरी बिहार को CAW में और दक्षिणी बिहार को AW में बांटते हैं। फिर है थॉर्नवर्ट, ये उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW में और शेष बिहार को CAW में बांटते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों का, आप लोग याद रखिएगा। त्रिवार्थ जो है कि CAW और AW में बांटते हैं, और थॉर्नवर्ट CBW और AW में बांटते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सामान्यतः जो है कि 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह जो है कि मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। मार्च से मध्य जून ग्रीष्म ऋतु। और 2025 में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार की गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और सबसे गर्म स्थान जो होता है वो गया होता है 47 डिग्री सेल्सियस, लगभग 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान मापा जाता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। फिर वर्षा ऋतु, ये जून मध्य से अक्टूबर के बीच जो है कि बिहार में वर्षा ऋतु सामान्यतः जो है कि जाना जाता है। और बिहार में मानसून का जो प्रवेश होता है
वो मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है, औसत 112 सेंटीमीटर। और 2011 से 2025 के दौरान औसत वर्षा जो हुई है वो 99.24 सेंटीमीटर रहा है। और 2024 में बिहार में औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर रहा। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में तथा सबसे कम वर्षा वैशाली जिले में हुई है। तो ये याद रखिएगा, 2024 में जो है कि सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में तथा सबसे कम वर्षा जो है कि वैशाली जिले में हुई है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। और बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। उत्तरी बिहार जो है कि वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है और 2011 से 25 के दौरान औसत वर्षापात 99.24 सेंटीमीटर है। और 2024 में बिहार में औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर रहा है, जिसमें सर्वाधिक किशनगंज में 215.2 सेंटीमीटर और सबसे कम वैशाली में 69 सेंटीमीटर हुई है। फिर शीत ऋतु, इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला जो है कि कौन है, वो है गया। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक है। फिर बिहार में कृषि जलवायु प्रदेश, बिहार में कृषि की दशा एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु को जो है कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और दक्षिणी बिहार में जो है कि तीसरे वर्ग जो है ये 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 3 वर्ग है, फिर लास्ट वाले दक्षिणी बिहार वाले वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जोन 1 जो है इसमें बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किसका उत्पादन होता है? इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन जो है कि सबसे अधिक होता है। जोन 2 बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र में जो है कि खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलें की प्रधानता होती है, जैसे मक्का, चाय, जूट। फिर जोन 3A बिहार का जो है कि दक्षिण पूर्वी भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज की प्रधानता दी जाती है। फिर जोन 3B बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता है। तो हम लोग देख सकते हैं जोन 1 है ये, फिर ये जोन 2 है, फिर जोन 3B, 3A। यहाँ जो है कि मोटे अनाज को इसमें प्रधानता दिया जाता है जोन 3A में। यहाँ कुछ मोटा मोटी दिए गए हैं शॉर्ट में। जोन 1 इसमें 13 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, दरभंगा ये सब आते हैं। इसमें औसत वर्षा 104 से 115 सेंटीमीटर। खादर मिट्टी की प्रधानता है। प्रमुख फसल गन्ना, धान, गेहूं, अरहर। फिर जोन 2 में 8 जिले हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज। औसत बारिश 120 से 140 सेंटीमीटर। मुख्य फसल जूट, धान, चाय, मक्का है। फिर जोन 3A भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई। औसत बारिश 95 से 115 सेंटीमीटर। बांगर मिट्टी की प्रधानता है। गेहूं, दाल, अरहर, चना। फिर जोन 3B में जो है कि 11 जिले हैं। तो 13, 8, 6, 11 ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार की नदियां। अफवाह तंत्र की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालयी नदियां, पठारी नदियां। हिमालयी नदियां जो है ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। यह नदियां पूर्ववर्ती होती है और ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये भी जो है कि बाल्यावस्था में है और ये मार्ग में परिवर्तन के कारण गोकुल झीलें बनाती है। और अत्यधिक जल संग्रह के कारण ही हिमालयी नदियां जो कि बाढ़ का कारण बनती हैं। फिर पठारी नदियां हैं, ये वर्षा आधारित हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ये नदियां अनुवर्ती है। ये नदियां जो है कि छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है और ये सीधे गमन करने वाली नदियां हैं। ये जो है कि अपनी मार्ग ज़्यादा नहीं बदलती है। बाढ़ की कम संभावना होती है
बिकॉज वर्षा आधारित है। सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि पठारी नदियां हैं। फिर बिहार की नदियां जो है कि बिहार की नदियों को देखते हैं एक नज़र में। ये है घाघरा नदी सबसे पश्चिम में, उत्तर बिहार की नदी है। फिर है गंडक, फिर है बूढ़ी गंडक, फिर है बागमती। बागमती जाके जो है कि कमला में मिलती है। फिर है कमला नदी, फिर है कोसी नदी, फिर है मेची जो है कि महानंदा की सहायक है और कोसी मेची प्रोजेक्ट पे भी काम किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट गंगा नदी बीचों बीच से गुजरती है बिहार में। फिर दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कर्मनाशा है। फिर सोन, फिर पुनपुन जाके मिलती है फल्गु में। फल्गु नदी जो है ये निरंजना और मोहना के मिलने से बनती है। फिर चूल नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नदियां हैं, फिर उद्गम स्थान है, फिर बिहार में प्रवेश, संगम और मुहाना है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, PDF आप लोग ग्रुप में मिल जाएगा। आइए अब एक एक नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। 2525 किलोमीटर है इनकी कुल लंबाई, जिससे कि बिहार में 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का जो है कि आधार है। बिहार के बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिमी बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी जो है कि बिहार के 12 जिले और 7 प्रमंडल भी याद रखिएगा। 12 जिले जिसमें से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है। जबकि महानंदा, अजय बिहार से गंगा, जबकि ये दो नदियां हैं महानंदा और अजय, ये बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। कौन सी दो नदियां हैं? महानंदा और अजय। फिर बांग्लादेश में इसे पद्मा का नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर घाघरा नदी, यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। घाघरा नदी सिवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। कहाँ में गंगा में मिलती है? सारण में। अन्य नाम सरयू मैदानी भाग में, गोगरा कर्नाली नेपाल में, और इसकी सहायक नदियां जो है वो राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेड़ी, सेती। तो गंगा नदी जो है कि बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, सारण में गंगा में मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर गंडक नदी, इसको नारायणी मैदानी भाग में, सप्तगंडकी सलीग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों की पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूली है। तो गंडक नदी जो है इसको नारायणी, सप्तगंडक की सलीग्रामी नाम से भी जाना जाता है। इनकी मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन में प्रवेश करती है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को सलीग्राम कहते हैं। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकड़हना, इसकी सहायक नदी मसान, बालोड़, तियूड़, धनोती आदि हैं। तो गंडक नदी की सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं बागमती नदी। नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बागमती जो है कि बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी में मिल जाती है। महाभारत श्रेणी से निकलती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी लाल बकिहा, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। और बागमती नदी पर ही जो है कि नेपाल का जो कि काठमांडू शहर और पशुपतिनाथ का मंदिर है। फिर कोसी नदी उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है और इस नेपाल में नेपाल में इसको तो सप्तकोशिकी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी
बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसी कोसी नदी को। इसकी सहायक नदियां अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, ताम कोसी, इंद्रावती, सोन कोसी आदि हैं। नेक्स्ट रिवर देखते हैं, वो है महानंदा। यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा नदी, और इसकी सहायक नदी पेनोर, नागर, बालासर, मेची है। मेची महानंदा की सहायक है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से इनकी उत्पत्ति होती है। बिहार और यूपी की सीमा निर्धारित करती है। दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है और इसे अपवित्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट दक्षिणी बिहार की जो इम्पोर्टेंट नदी है वो सोन। यह अमरकंटक पहाड़ी की मैकाल सरिनी से निकलती है। रोहतास एवं गढ़वा जिले के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाती है। रोहतास और भोजपुर की, और मनेर दानापुर में जो कि गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। दक्षिणी याद रखिएगा, यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध जो है कि इंद्रपुरी बैराज रोहतास में है, और डेहरी बांध ये भी रोहतास में है। बांध सागर बांध मध्य प्रदेश, ये सब जो है कि सोन नदी पर ही निर्मित है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोरहर, मादर, दरधा आदि है, और ये दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन नदी। फिर है फल्गु नदी। हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन एवं मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ प्रीति पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत की सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। फिर बिहार में गंगा नदियों के किनारे बसे जो है कि प्रमुख नहर। पटना जो है कि गंगा नदी के किनारे है। मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा के किनारे है। हाजीपुर गंडक नदी, बांका जो कि चांदन नदी के स्थित है। सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी। आप लोग सारी नदियों को मैप में देखेंगे तो मोटा मोटी याद हो जाएगा। फिर बिहार की नदी घाटी परियोजना। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन कौन? सोन, गंडक, कोसी। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना को जानते हैं। ये जो है कि 1874 में इनका निर्माण किया गया, सोन बहुउद्देशीय परियोजना का। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम सोन जो है कि बिहार की जो है कि सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। कब हुआ था? 1874 में। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें बनाई गई है। किनके पास? बारून के पास, जो है कि एक है पूर्वी सोन नहर, एक है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर जो है कि इससे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई होती है, और जबकि पश्चिमी से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिले में सिंचाई होती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत है। डेहरी केंद्र है जिसे डेहरी जल विद्युत केंद्र कहते हैं, जो 6.6 और 3.3 मेगावाट का है, जिसमें डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट है और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट है। फिर गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल तीनों को मिलता है। और 1959 में समझौता हुआ था, 1960 में कार्य प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भैंसालोटन के पास से जो है कि गंडक नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहरें, पश्चिमी गंडक नहरें। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है कोसी नदी और पश्चिमी नहर जलाशय नेपाल होकर निकलती है
नेपाल की सिंचाई के अतिरिक्त इनमें निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। कोशी बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और 1953 में इनकी स्थापना की गई थी और 1954 में यह परियोजना 1954 से लागू है। और इसके तहत जो है कि हनुमान नगर पर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 से शुरू है। कब से? 1965 से। तो ये देख सकते हैं पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर और कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल, पूर्णिया को और पश्चिमी से जो है कि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि जिले में जो है कि सिंचाई होती है। नेक्स्ट है बिहार की झील, सरैयामन, पश्चिमी चंपारण, अनुपम झील, कैमूर, मुंच, लिंडा झील, गयाजी, घोड़ा कटोरा झील, नालंदा बेगूसराय में कांवड़ झील, जगतपुर झील, भागलपुर, गोगाबिल झील, कटिहार, सिमरी झील, सहरसा, 100 से सिमरी, 100 से सहरसा याद रखिएगा, कुशेश्वर झील, दरभंगा, मोती झील या पिपरामन झील, पूर्वी चंपारण। ये बिहार की कुछ झीलें हैं, याद रखिए। और वही जिले यहाँ लिस्ट दिए गए हैं, उनके सूची है। बिहार की प्रमुख नहरें हैं जो भी हम लोग ऊपर कवर किए हैं। फिर जलप्रपात है और ये जलप्रपात जो है कि दक्षिणी बिहार में देखने को मिलेंगे आपको। ककोलत, नवादा, दुर्गावती, रोहतास, कशिश, रोहतास, धुआंकुंड, रोहतास, मंसिरकुंड, रोहतास, तुतला भवानी जलप्रपात, रोहतास, करकटगढ़ जलप्रपात, कैमूर, तेलहरकुंड, कैमूर। तो करकटगढ़, कैमूर, तुतला भवानी, रोहतास। फिर बिहार के 6 प्रमुख गर्म जल कुंड राजगीर में है, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्यकुंड, नानकुंड। फिर मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्मकुंड, श्रृंगार, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबांध, भराड़ी कुंड। कहाँ है ये? मुंगेर में है। और गया में है अग्निकुंड। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइए।